दो बच्चों की मां नेहा शर्मा का हंसता खेलता परिवार था। पति प्रतीक शर्मा को मेडिकल स्टोर से अच्छी कमाई हो रही थी। इसके बावजूद भी पति के दोस्त आयुष शर्मा से नेहा के अवैध संबंध हो गए। इसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर नेहा ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि लोग सुन के हैरान रह गए। तो क्या थी उनकी खौफनाक साजिश, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस औरत की जिसने खुद अपने हाथों अपनी मांग में अपने शौहर का लहू भर लिया। जी हाँ, इस औरत ने खुद अपने ही हाथों अपने सुहाग का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद इसने उसकी लाश को चिता के हवाले कर दिया। दरअसल उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, लेकिन उसके दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ नया नया प्यार था। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल कानपुर के नौबस्ता में रहने वाले पुनीत शर्मा नाम के शख्स ने अपनी बहू नेहा शर्मा, बेटे प्रतीक शर्मा और बच्चों के गुमशुदा होने की 20 मार्च को रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया था कि 6 मार्च को उसकी बहू अपने पति यानी उनके बेटे प्रतीक शर्मा को बच्चों के साथ लेकर अयोध्या मायके गई थी। 12 मार्च को बहू तो घर वापस आई, लेकिन पति साथ में नहीं था। बहू ने ससुर को बताया कि प्रतीक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह अभी वहीं रुके हैं, बाद में आएंगे। ये जानकारी देने के बाद बहू अपने बच्चों को लेकर ससुराल से भी चली गई है और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। ससुर पुनीत शर्मा ने बहू पर शक जाहिर किया कि उनके बेटे को गायब करने में बहू का ही हाथ है। अब बारी थी पुलिस की, लिहाजा पुलिस ने संजीदगी के साथ जांच शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले प्रतीक शर्मा की पत्नी नेहा शर्मा की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस का शक और गहरा गया। नेहा की बात एक खास नंबर पर लगातार हो रही थी। पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर आयुष शर्मा का है। जांच में ये भी पता चला कि नेहा के आयुष के साथ अवैध संबंध थे। पुलिस का शक पुख्ता होता जा रहा था और पुलिस ने नेहा को गिरफ्तार कर लिया। नेहा से सख्ती से पूछताछ की गई तो नेहा ने अपना जुर्म कबूल लिया। नेहा ने जुबान खोली तो पति के कत्ल की सनसनीखेज कहानी सामने आई। खुलासा हुआ कि नेहा और आयुष दोनों प्रेमी प्रेमिका ने प्रतीक के कत्ल की साजिश रची थी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की मौत की साजिश रचने के बाद नेहा के व्यवहार में बदलाव आ गया। अब वह पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। प्रतीक कटाक्ष करता या फिर जली कटी बातें कहता तो नेहा गुस्सा करने के बजाय हंसकर टाल देती थी। वह प्रतीक को रिझाती और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। यही नहीं, प्रतीक रात को घर लौटता तो नेहा कमरे में उसके साथ बैठती और अपने हाथों से जाम तैयार करती थी। पत्नी के इस बदले व्यवहार से प्रतीक का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह नेहा के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा, उसकी बात भी मानने लगा। आयुष का घर आना और नेहा से बात करना प्रतीक को कचोटता तो था, लेकिन वह विरोध नहीं करता था। आयुष से उसकी दोस्ती बरकरार थी। कभी कभी आयुष के जोर देने पर दोनों की महफिल भी जमती थी। नेहा आयुष के प्यार में इतनी अधिक दीवानी हो गई थी कि उसने पति की हत्या कराकर आयुष के साथ जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। वह जब भी फोन पर बात करती आयुष को पति की हत्या के लिए उकसाती थी। उसे अब और ज्यादा इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अतः उसने एक बार फिर आयुष के साथ कान से कान जोड़कर हत्या का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक नेहा ने पति से मायके जाने की इच्छा जताई तो वह राजी हो गया। 6 मार्च 2024 को प्रतीक नेहा व बच्चों को छोड़ने अपनी निजी ब्रेजा कार से ससुराल के लिए निकला। देर शाम प्रतीक अपनी ससुराल न्यू कॉलोनी कुम्हार टोला लालबाग फैजाबाद पहुंचा। वहां बीवी बच्चों को छोड़कर प्रतीक 7 मार्च को वापस कानपुर आ गया। इस बीच नेहा फोन के जरिए आयुष के संपर्क में थी।
उसने फोन पर बता दिया था कि प्रतीक उसे 1-2 दिन में लेने फैजाबाद आएगा, वह भी उसके साथ आ जाए। इसके बाद आयुष मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। वहां दोनों बातें करते रहे। दुकान बंद करने के बाद आयुष और प्रतीक ने साथ बैठकर शराब पिया। आयुष दवा सप्लायर था। उसके कई अन्य दोस्त भी थे। इन्हीं में से किसी ने उसे बताया था कि अगर 2 अलग अलग तरह की शराब में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर उसमें 11 नींद की गोलियां मिला दी जाएं, तो वह 24 घंटे बाद जहरीली शराब हो जाती है। आयुष ने इसी तरीके को अपनाया और जहरीली शराब बनाकर सुरक्षित रख लिया। 8 मार्च 2024 की शाम प्रतीक जब अपनी कार से पत्नी व बच्चों को लाने फैजाबाद के लिए निकला, तो आयुष भी साथ हो लिया। प्रतीक व आयुष देर रात अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने रामपथ पर होटल में एक रूम लिया। फिर वहां दोनों ने खूब शराब पिया। रात भर होटल में रुकने के बाद 9 मार्च की सुबह 10 बजे प्रतीक और आयुष कुम्हार टोला स्थित नेहा के मायके पहुंचे। नेहा व उसकी मां ने प्रतीक व आयुष का खूब स्वागत किया। दोपहर का भोजन करने के बाद प्रतीक व आयुष नेहा को साथ लेकर कानपुर रवाना हुए। लखनऊ पहुंचने पर नेहा ने प्रतीक से आग्रह किया कि वह लखनऊ घूमना चाहती है। आयुष ने भी नेहा की बात का समर्थन किया। पत्नी व दोस्त की बात मानकर प्रतीक ने रात में लखनऊ में रुकने का मन बना लिया। प्रतीक ने चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने होटल आशीर्वाद में डबल बेड वाला रूम बुक कराया और उसी में सब लोग ठहर गए। आयुष जानता था कि प्रतीक शराब का आदी है। वह ड्रिंक जरूर करेगा। इसके लिए वह तैयार भी था। उसने एक दिन पहले ही मौत का कॉकटेल तैयार कर लिया था। रात 10 बजे प्रतीक ने शराब की डिमांड किया, तो आयुष ने साथ लाई गई शराब की बोतल निकाली। फिर उस बोतल को खूब हिलाया ताकि जहर ऊपर आ जाए। इसके बाद नेहा और आयुष ने मिलकर यही शराब प्रतीक को पिला दिया। शराब पीने के 1 घंटे बाद प्रतीक बेहोश हो गया और रात 12 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद नेहा ने रोने धोने का नाटक शुरू किया और आयुष ने होटल मैनेजर की मदद से इमरजेंसी कॉल कर एम्बुलेंस बुला लिया। आयुष और नेहा प्रतीक को एम्बुलेंस से हजरतगंज स्थित जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्रतीक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। चूंकि प्रतीक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, अतः अस्पताल से सूचना थाना हजरतगंज पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस अस्पताल आ गई। पुलिस ने पूछताछ की तो नेहा ने बताया कि मृतक उसका पति प्रतीक शर्मा है। आयुष ने बताया कि मृतक उसका भाई है। वह कानपुर में रहता है। होटल आशीर्वाद में ठहरे थे। दिन के बाद भाई प्रतीक की तबीयत बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल लाए। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रतीक का शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। दूसरे रोज मृतक प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव को आयुष को सौंप दिया गया। उसके बाद नेहा और आयुष प्रतीक के शव को गुलाल घाट ले गए और वहां विद्युत शवदाह गृह में शव को सुपुर्द-ए खाक कर दिया। 12 मार्च को नेहा अपने बच्चों के साथ किदवई नगर स्थित अपनी ससुराल आ गई और आयुष अपने हसपुरम आवास विकास में घर चला गया। नेहा और बच्चों के साथ अपने बेटे प्रतीक को ना देखकर पुनीत शर्मा का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, बहू प्रतीक कहाँ है? वह तुम्हारे साथ ही गया था। नेहा ने बताया कि फैजाबाद से कानपुर लौटते समय रास्ते में कार खराब हो गई थी। वह बाराबंकी में कार ठीक करा रहे हैं। 2-3 दिन में वापस आने को कहा है। बहू की बात उन्हें अटपटी तो लगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद उन्होंने अनेक बार प्रतीक को कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। प्रतीक का मोबाइल नेहा के पास ही था। कई कॉल आई तो नेहा को लगा कि ससुर जी शक कर रहे हैं। अतः शातिर नेहा ने प्रतीक के मोबाइल से ससुर को मैसेज भेजा कि वह बाराबंकी में है और कार ठीक करा रहा है। सब ठीक है। 2 दिन में वापस आ जाएगा। चिंता ना करें। ऐसा ही मैसेज नेहा ने प्रतीक के मोबाइल फोन से अपने फोन पर भी भेजा। इस मैसेज को पढ़कर पुनीत को कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब प्रतीक वापस घर नहीं आया और फोन से भी बात नहीं हुई,
तो पुनीत कुमार शर्मा के मन में बेटे को लेकर गलत विचार आने लगे। इनका उत्तर पाने के लिए उन्होंने नेहा से प्रश्नों की बौछार शुरू कर दिया। इन प्रश्नों से नेहा घबरा गई और उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा। घबराई नेहा ने इस बाबत आयुष से बात की, फिर दोनों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। 16 मार्च को नेहा ने ससुर पुनीत शर्मा से कहा कि बेटे को बुखार है, वह उसे दवा दिलाने डॉक्टर के पास जा रही है। दवा के बहाने नेहा 5 साल की बेटी व 3 साल के बेटे को साथ लेकर घर से निकली, फिर वापस नहीं लौटी। नेहा और आयुष कानपुर से जयपुर पहुंचे। वहां पर रिंगस स्थित मयूर पैलेस में कमरा लेकर रहने लगे। पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने वहीं किराए का कमरा ले लिया और वहीं रहने लगे। आर्थिक परेशानी के चलते नेहा ने अपने आभूषण तक बेच दिए थे। इधर जब नेहा कई दिनों तक घर वापस नहीं आई तो पुनीत कुमार शर्मा घबरा उठे। उन्होंने नेहा की तलाश हर संभावित स्थान पर की, लेकिन उसका कुछ भी पता न चला। बेटा बहू के लापता होने की खबर पड़ोसियों को भी हो गई थी। वे तरह तरह की चर्चाएं करने लगे थे। खासकर महिलाएं चटखारे लेकर बतियाने लगीं। बेहद परेशान पुनीत कुमार शर्मा 21 मार्च 2024 को थाना नौबस्ता पहुंचे। उस समय वहां इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडे मौजूद थे। पुनीत ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई और बेटे, बहू व उसके 2 मासूम बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करने तथा उन्हें खोजने की गुहार लगाई। पुनीत की बात गौर से सुनने के बाद एसएचओ जगदीश पांडे ने पुनीत के बेटे प्रतीक, बहू नेहा व उसके मासूम बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर लिया और जल्द ही उन्हें खोजने का आश्वासन दिया। लेकिन इसी बीच होली का त्योहार आ गया। कानपुर में 8 दिन तक गजब का होली का हुड़दंग रहता है। अतः पुलिस त्योहार में उलझ गई और गुमशुदगी रिपोर्ट पर पुलिस कुछ नहीं कर सकी। वैसे भी पति पत्नी का मामला था, सो पुलिस सुस्त बनी रही। जब 15 दिन तक बेटे, बहू व बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला तो पुनीत कुमार शर्मा ने रविंद्र कुमार डीसीपी साउथ को अपनी पीड़ा बताई। चूंकि मामला एक अफसर के बेटे बहू से संबंधित था, सो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए एक पुलिस टीम एडीसीपी अंकिता शर्मा की निगरानी में गठित कर दिया। इस टीम में एसएचओ नौबस्ता जगदीश प्रसाद पांडे, बसंत विहार चौकी इंचार्ज छत्रपाल सिंह, एसआई राधा किशन, महिला एसआई पूजा सिंह, हेड कांस्टेबल राजवीर व हरगोविंद को शामिल किया गया। गठित पुलिस टीम ने सबसे पहले गुमशुदगी दर्ज कराने वाले पुनीत कुमार शर्मा से पूछताछ की और जानकारी जुटाई। उसके बाद टीम ने नेहा और उसके पति प्रतीक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। नेहा की कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह एक नंबर पर लगभग हर रोज बात करती थी। इस नंबर की टीम ने जांच कराई तो पता चला कि यह नंबर हसपुरम आवास विकास निवासी आयुष शर्मा का है। पुलिस टीम ने पुनीत कुमार से आयुष शर्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आयुष शर्मा उनके बेटे प्रतीक का दोस्त है। वह दवा सप्लाई का काम करता है। उसका घर में भी आना जाना था। नेहा को वह भाभी कहता था। दोनों के बीच मधुर संबंध थे। पुलिस टीम आयुष के हसपुरम आवास विकास स्थित घर पहुंची तो वह घर पर नहीं था। घर वालों ने बताया कि 20 दिन से वह घर नहीं आया। एसआई छत्रपाल ने उसको कॉल लगाई तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। एसआई ने उससे प्रतीक के बारे में बात की तो उसने बताया कि प्रतीक उसका दोस्त है, लेकिन 1 माह से वह उससे नहीं मिला। शायद वह इंदौर में है। उस पर लाखों रुपया कर्ज है। इन दिनों वह बेहद परेशान है। लेकिन आयुष की बात तब गलत साबित हुई जब पुलिस टीम ने आयुष, नेहा और प्रतीक के मोबाइल फोन सर्विलांस पर लिए। सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई तो वह जयपुर राजस्थान के रिंगस की मिली। इससे स्पष्ट था कि तीनों साथ थे। पुलिस टीम ने सारी जानकारी एडीसीपी अंकिता शर्मा को दी। फिर इजाजत लेकर पुलिस टीम जयपुर रवाना हो गई। 16 अप्रैल को पुलिस टीम ने रिंगस के एक मकान पर छापा मारकर आयुष, नेहा को हिरासत में ले लिया। नेहा के बच्चे भी उसके साथ थे। मकान में वह एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। पुलिस टीम उनको लेकर कानपुर आ गई। नेहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अयोध्या शहर की रहने वाली थी।
नेहा के पिता अमृतलाल शर्मा फैजाबाद के लाल बाग की न्यू कॉलोनी कुम्हार टोला में रहते थे। परिवार में पत्नी कनक शर्मा के अलावा बेटी नेहा व बेटा आलोक थे। अमृतलाल शर्मा प्राइवेट नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। नेहा खूबसूरत थी। कुदरत ने उसे रूप यौवन से नवाजा था। नेहा फैशन परस्त चंचल स्वभाव की थी। उसने विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज से बीएड की पढ़ाई की थी। अमृतलाल शर्मा बेटी की चंचलता और फैशन परस्ती से परेशान रहते थे, इसलिए वह जल्द से जल्द उसका विवाह कर उसे ससुराल भेजना चाहते थे। वह उसके लिए उचित लड़का खोजने लगे। अमृतलाल शर्मा नेहा की शादी संपन्न घर में करना चाहते थे, ताकि उसे अभावों से जूझना न पड़े। वह यह भी चाहते थे कि परिवार सीमित हो, ताकि बेटी खुशहाल रहे। काफी भागदौड़ के बाद एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें बेटी के लिए प्रतीक पसंद आ गया। प्रतीक के पिता पुनीत कुमार शर्मा कानपुर शहर के किदवई नगर में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मीना के अलावा इकलौता बेटा प्रतीक शर्मा था। पुनीत कुमार शर्मा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में अफसर थे, लेकिन वह रिटायर हो चुके थे। उनका अपना आलीशान मकान था। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उनका बेटा प्रतीक पढ़ा लिखा था। संपन्न घर और पढ़ा लिखा लड़का देखकर अमृतलाल शर्मा ने प्रतीक को अपनी बेटी नेहा के लिए पसंद कर लिया था। इसके बाद 10 फरवरी 2017 को अमृतलाल ने नेहा का विवाह प्रतीक शर्मा के साथ धूमधाम से कर दिया। खूबसूरत पत्नी पाकर प्रतीक जहां खुश था, वहीं अच्छा घर वर पाकर नेहा भी अपने भाग्य पर इतरा उठी थी। सुंदर बहू पाकर पुनीत कुमार व उनकी पत्नी मीना भी सुखद महसूस कर रहे थे। घर में किसी चीज का अभाव नहीं था और प्रतीक भी नेहा का पूरा ख्याल रखता था, सो नेहा को कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। वह पति की सेवा तो करती ही थी, सास ससुर की दिनचर्या का भी पूरा ख्याल रखती थी। अतः वे दोनों खुश थे। हंसी खुशी से जीवन के 5 साल बीत गए। इन सालों में नेहा ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। समय बीतते पारिवारिक बोझ बढ़ा तो प्रतीक को आर्थिक चिंता सताने लगी। पापा रिटायर्ड थे और वह खुद कोई ठोस कारोबार नहीं कर रहा था। प्रतीक को मेडिकल लाइन की अच्छी जानकारी थी। वह मेडिकल स्टोर खोलना चाहता था। इस बाबत उसने अपने पापा से विचार विमर्श किया तो उन्होंने उसे इजाजत दे दिया। वर्ष 2023 के जनवरी माह में प्रतीक ने गौशाला स्थित वैदिक अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर खोल लिया। मेडिकल स्टोर ठीक चले, इसके लिए प्रतीक ने अनेक डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों द्वारा लिखे पर्चे जब उसकी दुकान पर आने लगे तो धीरे धीरे मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री होने लगी। मेडिकल स्टोर पर ही एक रोज प्रतीक की मुलाकात आयुष शर्मा से हुई। आयुष शर्मा ऑनलाइन दवाओं की सप्लाई करता था। आयुष अपने पिता विनोद शर्मा के साथ नौबस्ता के हसपुरम की आवास विकास कॉलोनी में रहता था। वह तेजतर्रार युवक था। दवा व्यापार से वह अच्छा पैसा कमाता था, साथ ही ठाट बाट से रहता था। मेडिकल स्टोर पर आयुष का आना जाना शुरू हुआ तो प्रतीक की उससे दोस्ती हो गई। चूंकि दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे और हम उम्र भी थे, अतः दिन पर दिन उनका दोस्ती बढ़ती गई। दोनों खाने पीने के भी शौकीन थे, सो आए दिन उनकी महफिल सजने लगी। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हुई तो एक रोज प्रतीक आयुष को अपने घर लाया। यहाँ आयुष की नज़र प्रतीक की खूबसूरत पत्नी नेहा पर पड़ी। नेहा पहली ही नज़र में आयुष के दिल में रच बस गई। इसके बाद वह अक्सर नेहा से मिलने आने लगा। चूंकि आयुष हृष्ट पुष्ट और सजीला युवक था, बातें भी लच्छेदार करता था। नेहा भी उसकी बातों में रुचि लेने लगी थी। धीरे धीरे नेहा आयुष की ओर आकर्षित होने लगी। वह उसके घर आने का इंतजार भी करने लगी। मेडिकल स्टोर पर जाने के लिए प्रतीक सुबह 9 बजे घर से निकलता, फिर देर रात ही घर लौटता। नेहा की सास पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी और ससुर पुनीत बेटे का हाथ बटाने मेडिकल स्टोर पर चले जाते थे। इस बीच नेहा घर में अकेली रहती थी। ऐसे ही समय आयुष उससे मिलने आता था। दोस्ती के नाते वह नेहा को भाभी कहता था। नेहा की खूबसूरती पर वह फिदा था और मन ही मन उससे प्यार करता था। प्रतीक की अपेक्षा आयुष स्मार्ट व बलिष्ठ था, सो नेहा भी उसकी दीवानी हो गई।
एक रोज आयुष नेहा के घर आया तो वह किसी सोच में डूबी थी। उसकी यह हालत देखकर आयुष बोला, क्या बात है भाभी, तुम इतनी उदास क्यों हो? भैया से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। जो तुम्हारे भैया जैसा पति मिला, वह तो कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बीवी बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। नेहा से हमदर्दी जताते हुए आयुष बोला, सो तो है भाभी, प्रतीक भैया कारोबार में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पत्नी व बच्चों का ख्याल ही नहीं रहता है। अरे काम की भी एक हद होती है। दुकान का काम दुकान में और घर का काम घर में अच्छा लगता है। आयुष ने नेहा से सहानुभूति जताई तो वह मुस्कुराकर उसे एक टक ताकने लगी। आयुष के मन में क्या है यह तो वह पहले से जानती थी, सिर्फ संकोच ही उसे रोके था। नेहा की निगाह को देखते हुए आयुष मदहोश होने लगा। नेहा अचानक बोली, बैठ जाओ आयुष। खड़े क्यों हो? आयुष के लिए इतना इशारा काफी था। वह सोफे पर बैठने के बजाय नेहा के बेड पर बैठ गया। उसने अपना हाथ नेहा की जांघ पर रखा तो फिर वही हुआ जिसकी दोनों को तमन्ना थी। आयुष ने नेहा की देह का पोर पोर चूमते हुए उसके यौवन में गोता लगाने शुरू कर दिए। नेहा भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। कुछ देर बाद पसीने में डूबे दोनों अलग हुए तो उनके चेहरों पर असीम सुख की अनुभूति थी। शारीरिक सुख की भूखी नेहा को आयुष का साथ मिला तो उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। वह यह भी भूल गई कि वह शादीशुदा और दो मासूम बच्चों की मां है। उसकी एक मर्यादा है। लेकिन एक बार मर्यादा टूटी तो फिर दोनों अक्सर अपनी मन की करने लगे। प्रतीक मेडिकल स्टोर चला जाता तो दोपहर में किसी ना किसी बहाने आयुष आ जाता था और नेहा के साथ रंगरलियां मनाकर चला जाता था। प्रतीक का दोस्त होने के नाते घरवाले उसके आने जाने पर ऐतराज नहीं करते थे। आयुष से अनैतिक संबंध बनाने के बाद नेहा पति प्रतीक की उपेक्षा करने लगी, जबकि वह उसकी मौजूदगी में खूब हंसी मजाक करती और बतियाती थी। घरवालों ने पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर पड़ोसियों में कानाफूसी शुरू हुई तो बात प्रतीक के कानों तक पहुंची। प्रतीक ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इतना नीचे गिर जाएगी। उसने नेहा से सवाल किया, यह आयुष मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्यों आता है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? नेहा डरने व लजाने के बजाय त्योरियां चढ़ाकर बोली, आयुष तुम्हारा दोस्त है। तुम ही उसे घर लेकर आए थे। मैं तो उसे बुलाने नहीं गई थी। अब जब वह घर आ जाता है तो मैं उसे कैसे मना करूं? तुम्हें ऐतराज है तो उसे मना कर दो कि वह घर न आया करे। वैसे लगता है पड़ोसियों ने तुम्हारे कान भरे हैं, इसलिए मेरे चरित्र पर अंगुली उठा रहे हो। नेहा ने जिस बेबाकी से जवाब दिया था, उससे प्रतीक को लगा कि पड़ोसी बेवजह नेहा पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे भी प्रतीक ने उसे आयुष के साथ आंखों से तो देखा नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। एक रोज आयुष दवाई सप्लाई करने प्रतीक के मेडिकल स्टोर पर आया तो उसने नेहा से नज़दीकियों के बारे में आयुष से पूछा। इस पर आयुष दोस्ती की दुहाई देते हुए बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो भाभी को मां की तरह मानता हूँ। आयुष के इस जवाब से प्रतीक के दिमाग में जो शक था वह दूर हो गया। वह मान बैठा कि नेहा और आयुष के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उनकी दोस्ती पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वे साथ खाते पीते और उठते बैठते रहे। इधर नेहा ने प्रतीक के शक करने पर सावधानी बरतना शुरू कर दिया। उसने आयुष को दोपहर में घर आने को मना कर दिया। अब उसे जिस रोज मिलना होता उस रोज वह घर से बाजार जाने का बहाना कर निकलती, फिर किसी होटल में रूम बुक कर वहीं फोन कर आयुष को बुला लेती थी। होटल रूम में घंटा दो घंटा आयुष के साथ रंगरलियां मनाकर वापस लौट आती थी। लेकिन सावधानी के बावजूद एक रोज प्रतीक के एक दोस्त ने नेहा को आयुष की बाइक पर बाजार में देख लिया। उसने इसकी चुगली प्रतीक से कर दिया। प्रतीक के दिमाग में तब शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। दिमागी उलझन के चलते प्रतीक शराब के ठेके पर गया। वहां उसने जमकर शराब पी, फिर देर शाम लड़खड़ाते कदमों से घर आया। उसने नेहा से आयुष के साथ जाने को लेकर जवाब सवाल किया तो नेहा भड़क गई। प्रतीक को भी गुस्सा आ गया।
उसने नेहा की जमकर पिटाई कर दिया। इसके बाद तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। प्रतीक बात बेबात नेहा से उलझता और फिर जवाब देने पर उसकी पिटाई करता था। पति की शराबखोरी और मारपीट से नेहा परेशान हो उठी। उसके अंदर पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। आयुष को भी प्रतीक द्वारा प्रेमिका नेहा को पीटना गलत लगता था, अतः वह भी प्रतीक से मन ही मन घृणा करने लगा था। नेहा और आयुष की लगभग हर रोज फोन पर बातें होती थीं। पति के द्वारा पीटे जाने की जानकारी वह आयुष को फोन पर ही देती थी। उन्हीं दिनों एक रोज नेहा और आयुष मोती झील उद्यान पहुंचे। मोती झील की मखमली घास पर बैठी नेहा अपने प्रेमी से रस भरी बातें कर रही थी। बातें करते करते वह अचानक गंभीर हो गई। उसने भरपूर नजरों से प्रेमी को देखा, फिर बोली, आयुष, सच सच बताना, क्या तुम मुझसे हकीकत में प्यार करते हो या फिर मात्र शारीरिक प्यार ही है? नेहा भाभी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम मेरे दिल में रच बस गई हो। तुम्हारे लिए मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। आयुष की बात सुनकर नेहा का चेहरा खिल उठा। वह मुस्कुराते हुए बोली, आयुष, मुझे भी तुम पसंद हो। तुम्हारा साथ पाने को मैं भी सदैव लालायित रहती हूँ। लेकिन लेकिन क्या भाभी? आयुष ने अचकचाकर पूछा। यही कि हम प्यार भले ही एक दूसरे से करते हैं, लेकिन एक कभी नहीं हो सकते। क्यों भाभी? हम एक क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि एक तो मैं शादीशुदा और दो मासूम बच्चों की माँ हूँ। दूसरे, हम दोनों के प्यार में बाधक मेरा पति प्रतीक है। भाभी, प्यार में बाधा मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं हर बाधा दूर करने को तैयार हूँ। फिर वह चाहे तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, लेकिन बाधा दूर करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है आयुष, तुम्हारा साथ पाने को मैं अपना सिंदूर मिटाने को राजी हूँ। इस तरह योजना बनाकर उन दोनों ने प्रतीक को बड़ी आसानी से रास्ते से हटा दिया था। उन दोनों से पूछताछ के बाद प्रतीक की लव क्राइम की जो कहानी निकलकर सामने आई वह इस प्रकार थी। 17 अप्रैल 2024 को एडीसीपी अंकिता शर्मा ने नेहा और आयुष से पूछताछ की तो उन दोनों ने प्रतीक की हत्या करने व शव को विद्युत शवदाह गृह में खाक करने की जानकारी दिया। आयुष शर्मा ने बताया कि प्रतीक उसका दोस्त था। घर आते जाते उसके नाजायज संबंध दोस्त की पत्नी नेहा से हो गए। कुछ समय बाद प्रतीक पत्नी पर शक करने लगा और उसे मारने पीटने लगा। प्रतीक मिलन में बाधक बनने लगा तो हम दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत 4 बाद लखनऊ के आशीर्वाद होटल में उसे जहरीली शराब पिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद उसे सौंपा। बाद में उन दोनों ने दाह संस्कार कर दिया। चूंकि नेहा व आयुष ने प्रतीक की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः थाना नौबस्ता पुलिस ने मृतक के पिता पुनीत कुमार शर्मा की तहरीर पर भारतीय दंड विधान की धारा 328, 302, 120 बी के तहत नेहा व आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। शक के आधार पर जांच के लिए विसरा सुरक्षित कर लिया था। 18 अप्रैल 2024 को थाना नौबस्ता पुलिस ने आरोपी नेहा तथा आयुष शर्मा को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। नेहा के दोनों बच्चे अपने दादा दादी की अभिरक्षा में पल रहे थे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।